नमस्कार भाई सभी को। मैं रोहित भारत आप सबका स्वागत करता हूं इम्पैक्ट एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आशा करता हूं कि भाई आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी सीईटी की तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आज अपनी साइंस की सीरीज़ की तीसरी क्लास है और आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम लगातार करते आ रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है बायोलॉजी का भाई। ठीक है, तो बायोलॉजी का हमारा पहला क्वेश्चन है बायो का। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है? तो आपसे पूछा गया कि जो प्लेटलेट्स होती हैं, यानी कि अदर नेम ऑफ प्लेटलेट्स भाई। प्लेटलेट्स का अदर नेम भाई, प्लेटलेट्स अदर नेम भाई। अब जो प्लेटलेट्स होती हैं, यानी कि प्लेटलेट्स आपकी जो होती है सर, ये ब्लड के अंदर पाई जाती है। हमारा जो ब्लड होता है ना, ब्लड, तो ब्लड में तीन प्रकार के हमारे पार्टिकल्स होते हैं। ये एक तो हमारी होती हैं आरबीसी कोशिकाएं जो होती हैं, एक डब्ल्यूबीसी होती हैं बच्चे, और तीसरी होती हैं प्लेटलेट्स भाई। प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को कहा जाता है, आरबीसी का नाम जो होता है, आरबीसी का नाम होता है इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट होती हैं सर हमारी कौन? इरिथ्रोसाइट हमारी होती हैं आरबीसी। जो डब्ल्यूबीसी होती हैं वो होती हैं ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट्स भाई, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स होती हैं। और जो प्लेटलेट्स होती हैं ये होती हैं थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट्स भाई तीन प्रकार की होती है। ये तीनों के तीनों जो इनके नाम हैं, ये इनके वैज्ञानिक नाम लगा लो या फिर आप साइंटिफिक नेम लगा लो भाई, इनके डॉक्टर की भाषा में नाम लगा लो आप इनके। तो तुमको बोलेगी आरबीसी का नाम क्या सर? आरबीसी का नाम एरिथ्रोसाइट होता है। डब्ल्यूबीसी का नाम क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का नाम ल्यूकोसाइट होता है। और प्लेटलेट्स का नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट होता है, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट। तो आप देखो तीनों के नाम लिखे हुए हैं आपके सामने, तो आप आराम से बता सकते हो किसका क्या होगा, ठीक है। तो इरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट तो आपकी होगी प्लेटलेट्स हो गई, प्लेट हो गई ये तो आपकी। इरिथ्रोसाइट आपकी आरबीसी हो गई मेरे बच्चे, और ल्यूकोसाइट आपकी डब्ल्यूबीसी हो गई। तो उसने क्या पूछा है? उसने पूछा प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या होता है, अदर नेम ऑफ प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का जो अदर नाम होता है वो क्या होता है सर? प्लेटलेट्स का अदर नाम होता है क्या? वो होता है थ्रोम्बोसाइट। क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट होता है, ठीक है ना। क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट भाई। क्लियर? थ्रोम्बोसाइट होता है। क्लियर? अब इनकी रेशो क्या होती है? अगर कभी आपसे रेशो भी पूछ ले तो इनकी जो रेशो होती है आरबीसी, आरबीसी की रेशो 600, रेशो 1, 600 रेशो 1 40, ये इनकी रेशो होती है। ये क्या होती है? इनकी रेशो होती है, अनुपात होता है। इनका मापन यंत्र आपसे पूछा जाए जिनसे इनको मापा जाता है, मापने का यंत्र कौन सा होता है? मापने का यंत्र होता है हीमोसाइटोमीटर। कौन सा होता है? हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर से इनको मापा जाता है। हीमोसाइटोमीटर, हीमोसाइटोमीटर, हीमोसाइटोमीटर से इनको मापा जाता है। तो मापने का यंत्र कौन सा होता है? मापने का यंत्र हीमोसाइटोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। तंत्रिका ऊतक भाई, तंत्रिका जो ऊतक होता है, तंत्रिका ऊतक जो होता है सर, तंत्रिका ऊतक की मूल इकाई क्या होती है? यूनिट ऑफ आपकी टिश्यू भाई। और टिश्यू कौन सा होता है आपका? टिश्यू इसने पूछा है तंत्रिका, यानी कि नर्व टिश्यू। अब देखो जो आपका नर्व यानी कि नर्वस जो टिश्यू होता है, नर्वस जो टिश्यू होते हैं आपके, नर्व जो टिश्यू होते हैं वो नर्व टिश्यू आपके पाए जाते हैं ब्रेन में। किसमें पाए जाते हैं? ब्रेन में। और इनका नाम क्या होता है सर? इनका नाम न्यूरॉन होता है। इनका नाम क्या होता है? न्यूरॉन। तो न्यूरॉन होता है ब्रेन की यूनिट, यूनिट ऑफ ब्रेन भाई। यूनिट ऑफ ब्रेन होता है, ब्रेन की कोशिका होती है। ब्रेन की कोशिका कौन होती है सर? न्यूरॉन होती है। कौन होती है? न्यूरॉन होती है। अब ये होती है सबसे लंबी कोशिका, ठीक है ना, लॉन्गेस्ट सेल होती है हमारी, लॉन्गेस्ट सेल भाई। तो सबसे लंबी कोशिका भी होती है। सबसे लंबी कोशिका, हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन होती है सर? न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन कहाँ पर पाई जाती है? ब्रेन में पाई जाती है, ठीक है। अब मस्तिष्क का जो वजन होता है, मस्तिष्क की स्टडी क्या होती है? मस्तिष्क की स्टडी कभी आपसे पूछ ले तो आप बताओगे न्यूरोलॉजी होती है। क्या होती है? न्यूरोलॉजी होती है, न्यूरोलॉजी। मस्तिष्क की स्टडी क्या होती है? न्यूरोलॉजी होती है। मस्तिष्क का वेट कितना होता है सर? मस्तिष्क का वेट होता है 1350 से 1400 ग्राम होता है। 1350 से 1400 ग्राम मस्तिष्क का वेट होता है। मस्तिष्क हमारा कहाँ पर होता है? मस्तिष्क सर हमारा कहाँ पर होता है? मस्तिष्क होता है कपाल के नीचे, क्रेनियम के नीचे होता है, कपाल के नीचे, बिलो द क्रेनियम, बिलो द क्रेनियम, कपाल के नीचे हमारा मस्तिष्क की लोकेशन होती है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मस्तिष्क हो जाएगा।
मस्तिष्क भाई, ठीक है ना, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मस्तिष्क हो जाएगा, ठीक है ना। ओवा होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, फीमेल गैमेट सेल, फीमेल गैमेट सेल होती है कौन, ओवा भाई, ओवा। ओवा कौन सी होती है सर, ओवा होती है फीमेल गैमेट सेल होती है। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भाई जो आपकी, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, उसने पूछा कि एक केंद्रीय, ठीक है ना, उसने पूछा आपसे कि एक केंद्रीय प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं। अब प्रोकैरियोटिक मीन्स जो पुरानी सेल हैं, प्रीमेटिव, प्रीमेटिव यानी कि जो प्राचीन है, प्राचीन यानी कि जो अविकसित हैं, जो विकसित नहीं हुई हैं, अविकसित कोशिकाएं, अविकसित कोशिकाएं, जो अविकसित कोशिकाएं, जो पुरानी जो विकसित कोशिका नहीं हुई हैं, ठीक है ना, तो उनमें राइबोसोम, देखो जो राइबोसोम होता है बच्चे, राइबोसोम्स दो प्रकार का होता है, एक तो होता है 70S, एक होता है मेरे बच्चे 80S, ठीक है, एक 70S एक 80S होता है। अब 70S आपका प्रोकैरियोटिक में होता है, परों में, और 80S आपका होता है भाई यूकैरियोटिक में होता है। ठीक है, 70S प्रोकैरियोटिक में, 80S आपका यूकैरियोटिक में होता है। तो देखो यहाँ पे लिखा होगा 70S प्रोकैरियोटिक में कौन सा होता है, 70S होता है। अब राइबोसोम क्या करता है, जो राइबोसोम होता है ना, राइबोसोम, राइबोसोम होता प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम्स क्या होता है सर, राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। तो प्रोटीन का निर्माण होता है प्रोटीन फैक्ट्री, या फिर इंजन ऑफ कोशिका भाई, इंजन ऑफ सेल, इंजन ऑफ सेल भी यही होता है, कोशिका का इंजन भी यही होता है, ठीक है ना, कोशिका का इंजन भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट की अगर बात करेंगे मेरे बच्चे, तो नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट आपका है कि प्लाज्मोडियम में प्रजनन कौन सा होता है, ठीक है, प्लाज्मोडियम में प्रजनन कौन सा होता है, ठीक है। ऑप्शन सी है मुकुलन, ठीक है। ऑप्शन 4 आपका है लैंगिक। तो ये चारों आपके ऑप्शन है, ठीक है। उसने पूछा प्लाज्मोडियम, देखो अब जो प्लाज्मोडियम होता है ना, अगर बात करें बच्चे प्लाज्मोडियम की, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम होता है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ होता है, ठीक है ना, प्लाज्मोडियम सर एक प्रोटोजोआ होता है। प्रोटोजोआ मीन्स यानी कि वो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो आपके सबसे पहले जो पहला जीव है, फर्स्ट जीव, जो पहला विकसित जीव है, ठीक है ना, यानी कि जो प्रथम जीव है, जो विकसित है। इससे पहले वैसे तो ब्लू ग्रीन एल्गी है, लेकिन ये विकसित है, ठीक है ना, प्रोटो यानी कि फर्स्ट भाई। अब प्रोटोजोआ जो आपके होते हैं ये पैरासाइट होते हैं, ये होते हैं पैरासाइट, पैरासाइट मीन्स परजीवी होते हैं, परजीवी। अब परजीवी जो होते हैं ना, पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट क्या होते हैं सर, ये फूड के लिए, फूड के लिए, फूड के लिए क्या करते हैं सर, ये फूड के लिए तो नहीं बोलेंगे इनको। पैरासाइट जो होते हैं ना, पैरासाइट, पैरासाइट का अर्थ होता है भाई परजीवी, जो होते हैं परजीवी, परजीवी होते हैं भाई आपके जो, कि जो टू ऑर्गेनाइज्म एक साथ रहते हैं, दो जीव एक साथ रह रहे हैं, दो जीव एक साथ हैं, दो जीव एक साथ हैं, लेकिन, लेकिन एक जीव दूसरे को नुकसान कर रहा है, दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा है, तो एक जीव दूसरे जीव को नुकसान पहुंचा रहा है, तो इस रिलेशन का नाम पैरासाइट होता है, इसका नाम परजीवी होता है, इसका नाम पैरासाइट होता है। एग्जाम्पल कौन होते हैं पैरासाइट के मेरे बच्चे, पैरासाइट के एग्जाम्पल होते हैं जैसे आपका कस्कूटा, कस्कूटा, अमरबेल बोलते हैं, कस्कूटा होती है अमरबेल, कई बार एग्जाम्पल आता है अमरबेल का, अमरबेल एक परजीवी होती है, जू,
खटमल, लिच, जू खटमल, ठीक है ना, जोक, लिच वगैरह जो होती हैं, ठीक है। तो डेरे, पिस्सू, ये सब आपके पैरासाइट होते हैं। और प्लाज्मोडियम जो परजीवी है, तो प्लाज्मोडियम भी आपका एक पैरासाइट होता है। तो प्लाज्मोडियम आपका मलेरिया फैलाता है। तो मलेरिया जिससे फैलता है ना, मलेरिया, मलेरिया कौन फैलाता? मलेरिया फैलाता प्लाज्मोडियम। कौन सा सूक्ष्मजीव होता? प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो मीन्स प्लाज्मोडियम, अब प्लाज्मोडियम के अंदर क्या होता है देखो, प्लाज्मोडियम की अगर बात करेंगे देखो, अब ऐसे करके कोई एक प्लाज्मोडियम है, ठीक है ना। अब इस प्लाज्मोडियम के अंदर क्या है भाई देखो, अच्छा ये चीज़ें होती हैं क्या इसमें? तो अब देखो ये आपके जो रेड कलर से अब आपको इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये रेड कलर से जो आपको इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं मेरे बच्चे, तो ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं? तो ये आपके होते हैं, ये आपके होते हैं। चले गए क्या सारे के सारे? बस इतने लिए थे, इतने टाइम के लिए थे। अब ये देख लो, अब ये है, ठीक है। अब होता ये है भाई, अब होता ये है भाई कि ये जो इसके अंदर डॉट डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे आपके प्लाज्मोडियम है। फिर ये क्या होगा, ये टूटेगा, जैसे ये टूटेगा तो सारे बाहर आ जाएंगे। तो इसको कहा जाता है, इस प्रोसेस को जो कहा जाता है, तो यही जो रिप्रोडक्शन का मेथड होता है, इसको बोलते हैं बहुविखंडन। इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाता है बहुविखंडन। क्या बोला जाता है इसको सर? इसको बहुविखंडन बोला जाता है, मल्टीपल फ्यूजन। इंग्लिश का नाम होता है मल्टी फ्यूजन, बहुविखंडन कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये बहुविखंडन होता है, मल्टीपल फ्यूजन होता है, क्लियर। तो इनसे एक एक से एक एक आपका अलग अलग प्लाज्मोडियम बनेगा, फिर वो आगे उसी प्रकार से यही चीज़ वो भी करेगा। नेक्स्ट भाई, रोगाणु ऐसे सूक्ष्मजीव होते हैं, रोगाणु। रोगाणु मीन्स बैक्टीरिया की बात करा अभी यहाँ पे ये, तो ये बात करा बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया, इसने कहा कि बैक्टीरिया वो जीव होते हैं जो रोगाणु होते हैं, यानी कि जो आपके बीमारियां फैलाते हैं, पैथोजन वगैरह जो होते हैं, बैक्टीरिया हो गए जैसे। रोगाणु ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो रोग पैदा करते हैं, बिल्कुल रोग तो पैदा करते हैं ही भाई। चमड़े के सामान को खराब कर देते हैं, तो ये तो कहीं से सेंस से नहीं बने। खड़ी फसलों को खराब कर देते हैं, इतना ये भी नहीं है। भोजन खराब कर देते हैं, ये भी सही है। तो इनमें से अगर बेस्ट देखें ना, बेस्ट, तो फिर आपको जो बेस्ट बचेगा ना, तो बेस्ट आपका बचता है कौन सा? सर रोग पैदा करते हैं। रोगाणु क्या करते हैं सर? रोगाणु रोग पैदा करते हैं, ठीक है ना। यानी कि सूक्ष्म जीव होते हैं जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स। माइक्रोब्स क्या करते हैं? कोज डिजीज भाई, कोज्ड डिजीज। तो जो डिजीज कोज करते हैं, जो बीमारी करते हैं, जो बीमारियां फैलाते हैं सर, वही हमारे क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान का इसका जो फादर है, इनका जो जनक है, फाउंडर, इनका जो फाउंडर है भाई, तो अगर फाउंडर की बात करेंगे तो इनका जो जनक है ना, वो है अंटोनियो ल्यूवेनहोक। अंटोनियो ल्यूवेनहोक, अंटोनियो ल्यूवेनहोक भाई, अंटोनियो ल्यूवेनहोक, ये इसका फाउंडर है। क्योंकि इसने क्या किया था? इसने बैक्टीरिया को खोजा था भाई, बैक्टीरिया की खोज की थी, बैक्टीरिया डिस्कवरी की थी इसने। आरबीसी की डिस्कवरी भी इसी ने की थी, स्पर्म को भी इसी ने खोजा था, शुक्राणु की खोज भी इसी ने की थी, शुक्राणु की, आरबीसी की, बैक्टीरिया की। और बैक्टीरिया पहली थी लिविंग सेल, जीवित कोशिका। आपसे पूछा जाए कि लिविंग सेल, जीवित कोशिका की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन सा है? अंटोनियो ल्यूवेनहोक है, अंटोनियो ल्यूवेनहोक है भाई। नेक्स्ट भाई, बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है?
बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है भाई? जो बकरी का वैज्ञानिक नाम होता है, तो बकरी के वैज्ञानिक नाम की अगर बात की जाए तो साइंटिफिक नेम ऑफ गोट भाई, ठीक है ना, गोट यानी कि बकरी। तो बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ठीक है ना, क्या होता है? तो बकरी का वैज्ञानिक नाम होता है कैप्रा एग्रेस हिरकस, ठीक है ना। क्या होता है? कैप्रा एग्रेस हिरकस भाई, ठीक है, ये याद रखने, तो डायरेक्ट याद रखने की चीज़ें हैं। बोस इंडिकस होता है गाय का। एनीमिलिया, अगर एनीमिलिया का सबसे बड़ा फाइलम कौन सा, देखो, यानी कि जो एनिमल किंगडम है, जो एनिमल किंगडम है भाई, एनिमल किंगडम में दो प्रकार के ऑर्गेनाइज्म हैं। एक तो आपके होते हैं नॉन कोरोडेटा, नॉन कोरोडेटा, एक होता है आपके कोरोडेटा, यानी कि रीढ़ की हड्डी वाले, जिसमें रीढ़ की हड्डी है, और एक बिना रीढ़ की हड्डी वाले, बिना रीढ़ की हड्डी। अब बिना रीढ़ की हड्डी वाले ये पहले विकसित हुए हैं, ये हुए सबसे पहले विकसित, सबसे पहले विकसित। जो सबसे पहले विकसित हुए हैं वो आपके बिना रीढ़ की हड्डी वाले हैं, उसके बाद आपके रीढ़ की हड्डी वाले हैं। तो यहाँ पर कई सारे फाइलम होते हैं। जैसे फाइलमों की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे संघ जो होते हैं, संघ, इनको फाइलम बोलते हैं, फाइलम। तो यहाँ पे जो फाइलम होते हैं बच्चे, वो फाइलम कौन कौन से होते हैं, देखो, वो फाइलम होते हैं पोरीफेरा। ये नाम इंग्लिश के ही हैं भाई, पोरीफेरा, ठीक है ना, पोरीफेरा। सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा, टोनीफेरा, 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 पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टोनीफेरा। प्लेटे हेलमंथीज, प्लेटे हेलमंथीज, एसके हेलमंथीज, एसके हेलमंथीज, ठीक है। और अगर बात करें भाई, एनीलिडा, एनीलिडा, ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। तो ये आपके क्या होते हैं सर? ये हमारे फाइलम होते हैं जो आपके नॉन क्रोड या फिर बिना रीढ़ की हड्डी वाले जो होते हैं, सारे के सारे। जो रीढ़ की हड्डी वाले होते हैं भाई, रीढ़ की हड्डी वाले में कौन कौन आएंगे? रीढ़ की हड्डी वाले में यहाँ पर आती है मत्स्य, जिसको पीसीज कहते हैं, पीसीज भाई। फिर आते हैं उभयचर, मैमल्स, सॉरी एम्फीबियन जिसको बोलते हैं, एम्फीबियंस, ठीक है। एक आपके होते हैं मत्स्य, एम्फीबियन। तो दूसरे अगर बात करेंगे, सरीसृप, सरीसृप होते हैं रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स हो गए, ठीक है। एक होते हैं आपके पक्षी, एविज। एक होते हैं स्तनधारी, स्तनधारी, मैमल्स, ठीक है। तो ये आपके होते हैं रीढ़ की हड्डी वाले, और ये थे आपके बिना रीढ़ की हड्डी वाले भाई, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका एनिमल किंगडम होता है जो एग्जैक्ट है पूरा का पूरा आपका। तो इसने पूछा कि इनमें सबसे बड़ा फाइलम कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा फाइलम अगर सबकी बात करें ना, तो सबसे बड़ा फाइलम आपका ऑर्थोपोडा है भाई। कौन है सबसे बड़ा फाइलम? तो सबसे बड़ा फाइलम होता है ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा भाई, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा, और ये है सबसे बड़ा फाइलम एक नंबर पर। और दूसरा फिर है मोलस्का, सेकंड मोलस्का है। तो सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है यहाँ पे? ऑर्थोपोडा है। ऑर्थोपोडा में क्या आपके 70 से 80% जीव आते हैं।
70-80% जीव तो अकेला ऑर्थोपोडा लिए बैठा है। ऑर्थोपोडा के अंदर जितने भी इंसेक्ट हैं आपके, जितने भी मधुमक्खियाँ हो गई, जितने इंसेक्ट हो गए, कॉकरोच जिसके ऊपर 2 टेंटल से होते हैं, ऐसे लाइटें होती हैं, 8 पैरों वाले, ठीक है, जोड़े जिसके अंदर पैर जिसके जोड़े में होते हैं, वो सारे के सारे आपके किस में आते हैं, सब ऑर्थोपोडा का पार्ट होता है, ऑर्थोपोडा, ठीक है। मानव स्तनधारी होता है, मानव स्तनधारी होता है, मैमल्स होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। टमाटर में, अगर टमाटर में अम्ल की बात करें, देखो तो टमाटर जो होता है ना, टमाटर, तो टमाटर के अंदर आपका भाई, टोमेटो में, टोमेटो में होता है ओक्सैलिक एसिड। अब ओक्सैलिक एसिड जो होता है ना, ये आपका पथरी का कारण बनता है, पथरी का कारण, इसका कारण बनता है, पथरी का कारण बनता है, ठीक है ना, पथरी का कारण बनता है। और इसका काम होता है कपड़े पर लगे जंग के धब्बे हटाना, कपड़े पर लगे जंग के धब्बे हटाना, जंग के धब्बे हटाना। कपड़े पर लगे जंग के धब्बे हटाने में कौन सा होता है, कपड़े पर लगे जंग के धब्बे हटाने में आपका ओक्सैलिक एसिड होता है, ठीक है। आगे अगर बात करें एसिटिक जो अम्ल होता है ना, एसिटिक, तो इसमें तो आपका कौन सा होगा, ओक्सैलिक है ना, ये होगा ओक्सैलिक। अब एसिटिक एसिड आपका होता है विनेगर, सिरिका अम्ल, अचार में, सिरिका आप कह लो या फिर अचार में कह लो, अचार में यही होता है। पिकल्स के अंदर फॉर्मिक आपका होता है चिंटी का डंक भाई, चिंटी का डंक होता है। टार्ट्रिक एसिड आपका होता है इमली तमरिंद में, इमली में, ठीक है, क्लियर भाई। और जो एसिड आपके होते हैं, एसिड, तो एसिड आपके होते हैं 0 से 7 pH के, और ये आपके क्या करेंगे सर, जो एसिड होते हैं ये क्या करेंगे, ये ब्लू लिटमस को, ब्लू को किस में बदलेंगे, रेड में बदल, ब्लू लिटमस किस में चेंज होगा सर, ब्लू आपका रेड में चेंज होता है, कौन चेंज करेगा, एसिड चेंज करेगा भाई। और एसिड आपके एच पॉजिटिव आयन छोड़ते हैं, कैसे आयन छोड़ते हैं, एच पॉजिटिव आयन छोड़ते हैं, कौन, एसिड भाई, क्लियर ना हो गया। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट की अगर बात करेंगे, तो नेक्स्ट की अगर बच्चे बात करें, देखो तो नेक्स्ट आपका क्या है कि पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है। पौधे का ऐसा कौन सा भाग होता है सर जिससे हमको हल्दी मिलती है, पौधे के किस पार्ट से हमको हल्दी प्राप्त होती है, हल्दी, हल्दी टर्मरिक भाई, टर्मरिक हल्दी होती है। तो हल्दी जो हमको प्राप्त होती है, तो हल्दी हमको प्राप्त होती है किससे, तने से, स्टिम से भाई, स्टिम, किससे प्राप्त होती है सर, तने से प्राप्त होती है। अब तना अगर बात करें, तना जो तना होता है ना, तना, तना किस किस का खाया जाता है, तना जो खाया जाता है भाई आपका, प्याज, प्याज तना होता है, आलू तना होता है, अदरक तना होता है, गन्ना तना होता है, हल्दी तना होता है, ठीक है। तो ये सब आपके तने होते हैं, स्टीम होते हैं, स्टीम, जड़े, रूट्स, गाजर, मूली, शलजम, शकरकंदी, शकरकंदी, ठीक है ना, ये आपके क्या होती है सर, जड़ें होती हैं। पौधे के हरे भाग में, पौधे के हरे रंग के होते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों का हरा रंग क्यों होता है, ग्रीन कलर्स ऑफ प्लांट भाई, प्लांट में ग्रीन कलर क्यों होता है, तो ग्रीन कलर जो होता है ना पेड़ पौधों में, देखो जो ग्रीन कलर होता है प्लांट में भाई, तो ग्रीन कलर देता है क्लोरोफिल। पेड़ पौधों में हरा रंग कौन देता है सर, पेड़ पौधों में हरा रंग क्लोरोफिल देता है, क्लोरोफिल भाई। अब जो क्लोरोफिल होता है सर, क्लोरोफिल आपका क्या करता है सर, ये जो हमारी सनलाइट होती है ना, सनलाइट में होते हैं 7 रंग, 7 रंग कौन से हैं सर, VIBZYOR, ये 7 कलर्स होते हैं, VIBZYOR। अब इनमें से ही क्या करेगा सर, जो प्लांट होते हैं ना, प्लांट, प्लांट ग्रीन कलर को क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करते हैं,
रिफ्लेक्ट एंड, ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करते हैं एंड, और जो अदर कलर होते हैं, जो अदर कलर हैं उनको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे कि कोई प्लांट है हमारे पास, कोई प्लांट है हमारे पास, इस प्लांट के ऊपर ये लाइट आ रही है और इस लाइट में से ग्रीन कलर हुआ एब्जॉर्ब। ग्रीन कलर को, सॉरी, ग्रीन कलर तो क्या हुआ, ग्रीन कलर तो होगा रिफ्लेक्ट, क्योंकि पेड़ पौधे ने ग्रीन कलर को तो रिफ्लेक्ट कर दिया, और बाकी कर लिया एब्जॉर्ब, बाकी को एब्जॉर्ब कर दिया। तो जब बाकी को एब्जॉर्ब कर दिया तो आप बताओ कि वह हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित करता है? नहीं भाई, ये तो आपका गलत हो गया, ये तो आपका रॉन्ग हो गया। हरे रंग के प्रकाश का परावर्तन करते हैं, बिल्कुल रिफ्लेक्ट करता है। हरे रंग के प्रकाश का अवशोषण करते हैं नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ग्रीन कलर क्या करेंगे, ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करते हैं। पेड़ पौधे ग्रीन कलर को क्या करेंगे मेरे बच्चे, ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। ठीक है ना, क्लियर भाई? आई होप समझ में आ गया होगा आपको। आगे भाई, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा होता है? प्राकृतिक गैस का, नेचुरल गैस की अगर बात करें तो नेचुरल गैस की अगर मैं बात करूँ तो नेचुरल गैस का घटक कौन होता है? नेचुरल गैस, नेचुरल गैस जो होती है ना आपकी, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस होती है मीथेन। कौन सी होती है सर? मीथेन होती है। मीथेन का फॉर्मूला आपका होता है CH4। अब मीथेन के बारे में सुन लो, मीथेन आपकी होती है ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस होती है। ये होती है काऊ डंक, यानी कि गाय के गोबर से निकलती है, काऊ डंक गैस भी होती है। ये मार्सी गैस भी होती है, मार्सी यानी कि दलदली भाई, मार्सी गैस भी है। ये मार्स गैस भी है, मंगल ग्रह पर भी है, मार्स गैस भी है ये। ठीक है, हरित ग्रह प्रभाव, गाय गोबर भाई। ठीक है, दलदली भाई, मंगल ग्रह पर, मंगल ग्रह पर है। ठीक है, तो ये बात आपकी मीथेन के बारे में हो गई। ठीक है ना, मीथेन के बारे में हो गई। अब इथेन जो होती है, इथेन, इथेन आपकी होती है C2H6 ब्यूटेन, C4H10 प्रोपेन, C3H8CH4। ठीक है ना, ब्यूटेन। क्लियर भाई? अब जो ब्यूटेन होती है ना, ब्यूटेन, तो ब्यूटेन आपकी जो होती है ना, ब्यूटेन, तो ब्यूटेन आपकी होती है भाई LPG में, LPG व लाइटर गैस, लाइटर गैस आपकी ब्यूटेन होती है। कौन सी होती है? ब्यूटेन होती है। क्लियर? सीसा पेंसिल में, सीसा पेंसिल में किसका उपयोग होता है? सीसा पेंसिल के निर्माण में किसका उपयोग होता है? देखो, जो सीसा पेंसिल होता है ना, सीसा पेंसिल, तो सीसा पेंसिल आपकी होती है ग्रेफाइट। क्या होती है सर? ग्रेफाइट होती है, ग्रेफाइट। समझो, होता क्या है भाई कि जो कार्बन है ना, कार्बन, कार्बन हैज 3 allotrops। कार्बन में 3 allotrops होते हैं। कौन कौन से होते हैं कार्बन के? एक तो होता है डायमंड, एक होता है ग्रेफाइट, एक होता है फुलरिन। ये 3 मेन है। कार्बन होता है C4, याद रखना, ग्रेफाइट C3, C60 भाई।
अब जो डायमंड है ना, ये होता है इंसुलेटर। ग्रेफाइट होता है कंडक्टर। और ये भी होता है इंसुलेटर, यानी कि कुचालक। इंसुलेटर होता है कुचालक, ये सुचालक और ये आपका कुचालक। ग्रेफाइट अकेला सुचालक होता है, ग्रेफाइट अकेला नॉन मेटल में सुचालक है। और अगर बात करें अब ग्रेफाइट जो है ना, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट होता है पेंसिल के लिड में, पेंसिल लिड में। अब ये पेंसिल लिड यानी पिल्सन का जो कोका होता है, पिल्सन का जो कोका होता है ना, वही आपका क्या होता है सर, पेल्सिन का जो कोका होता है सर, वही हमारा ग्रेफाइट होता है। वही ग्रेफाइट होता है। पेल्सिन का कोका क्या होता है सर, पेंसिल का कोका ही क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। ठीक है। और पेंसिल लेड में, अगर आपसे पूछे कि लेड कितने परसेंट है, कितने परसेंट है, तो आंसर करके आना 0%। 0% भाई, आंसर कितने परसेंट है, 0% आपका आएगा। ठीक है। और ग्रेफाइट आपका होता है भाई, ग्रेफाइट क्या करता है सर, ग्रेफाइट क्या करेगा, रिड्यूस्ड द न्यूट्रॉन स्पीड, न्यूट्रॉन स्पीड इन रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करने के लिए किसका उपयोग होता है, ग्रेफाइट का उपयोग होता है। ग्रेफाइट का उपयोग इसमें होता है सर, ग्रेफाइट का उपयोग होता है जो न्यूट्रॉन की स्पीड को डिक्रीज करता है। ठीक है। आगे अगर बात करें भाई, तो आगे अपना क्वेश्चन, मादक पेय पदार्थ जो होते हैं, मादक पेय पदार्थ जो होते हैं, मादक पेय पदार्थ यानी कि जो हमारी ड्रिंक होती हैं, जो सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं, सॉफ्ट, सॉरी हार्ड ड्रिंक होती हैं, हार्ड यानी कि जो पीने में यूज होती हैं, हार्ड ड्रिंक भाई, अल्कोहल वगैरह जो होती हैं, हार्ड ड्रिंक। हार्ड ड्रिंक आपकी होती है अल्कोहल। जो अल्कोहल होती है सर, अल्कोहल सामान्यतः किससे बनाई जाती है, अल्कोहल किसकी बनती है, तो अल्कोहल जो होती है ना, जो हमारी हार्ड ड्रिंक होती है, श्याम वाली जिसको बोलते हैं, शाम को जो ली जाती है हल्की हल्की, तो वो होती है एथेनॉल भाई, एथेनॉल। C2H5OH इसका सूत्र होता है। शराब बनाने की विधि भाई, शराब बनाने की विधि, जो शराब बनाने की विधि होती है, शराब बनाने की जो विधि होती है ना, शराब बनाने की जो विधि होती है, तो शराब बनाने की विधि का नाम होता है किण्वन, फ्रेगमेंटेशन जिसको बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। शराब बनाने की विधि फ्रेगमेंटेशन है, और इसका खोज करता भाई, इसका मेरे बच्चे खोज करता है लुइस पास्चर। याद रखना मेरे बच्चे, खोज करता कौन है, लुइस पास्चर। लुइस पास्चर वही है जो आपका रेबीज का टिक्का बनाया था, लुइस पास्चर भाई। और मिल्क का पास्चराइजेशन भी दिया था। मिल्क का पास्चराइजेशन भी इसी ने दिया था। दैट्स क्लियर। आगे भाई, धुलाई में, धुलाई का सोडा आम नाम क्या है, यानी कि जो कपड़े धोने का सोडा होता है, वॉशिंग सोडा जिसको बोल देते हैं। धुलाई का जो सोडा है, धुलाई का सोडा का नाम क्या है भाई, धुलाई का सोडा कौन सा होता है, धुलाई का सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा। जो वॉशिंग सोडा होता है तो वो होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट आपका Na2CO3 होता है। इसी को वॉशिंग सोडा बोलते थे, वॉशिंग सोडा, कपड़े धोने का सोडा भी यही होता है। और इसका उपयोग होता है जल की, जल की, जल की स्थायी कठोरता, जल की स्थायी कठोरता दूर करने में। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में किसका उपयोग होता है, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में जो यूज होता है, वो आपका यूज किसका होता है सर, वो होता है सोडियम कार्बोनेट का होता है। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर जो होती है, उसको रिमूव करने के लिए किसका उपयोग होता है, सोडियम
कार्बोनेट का उपयोग होता है। और जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? परमानेंट हार्डनेस आखिर क्यों होती है सर? आसान शब्दों में लगा लो कि जल का खारापन, परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस का जो कारण है, इसके पीछे का रीजन क्या होता है? इसके पीछे का रीजन मेरे बच्चे क्या होता है? इसके पीछे का रीजन होता है भाई आपका सल्फेट होते हैं, कैल्शियम व मैग्नीशियम के सल्फेट। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट होते हैं, सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। दैट्स क्लियर? इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो देखो अब इसमें लिखा होगा सोडियम कार्बोनेट, ये लिखा होगा, ठीक है। वैसे बाइक कार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा, ठीक है, NaHCO3। क्लियर? कैल्शियम कार्बोनेट होता है आपका लाइमस्टोन, CaCO3, ये होता है लाइमस्टोन, सोने का पत्थर, लाइमस्टोन, सोने का पत्थर, सोने का पत्थर, लाइमस्टोन। क्लियर भाई इतना? आगे अगर बात करें भाई, तो आगे अगर बात करें, एक नाभिकीय प्रतिक्रिया जहां पर एक परमाणु का नाभिक अपेक्षाकृत छोटे छोटे भागों में टूट जाता है, विभाजित हो जाता है, क्या कहलाता है? यानी कि इसने बोला कि एक न्यूक्लियर रिएक्शन होती है जिसमें क्या होता है कि एक न्यूक्लियस जो होता है सर वो ब्रेक डाउन हो जाता है, आपका न्यूक्लियस ब्रेक डाउन हो जाता है। न्यूक्लियस का ब्रेक डाउन होना क्या कहलाता है? ब्रेक डाउन ऑफ न्यूक्लियस भाई, ठीक है ना। यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ न्यूक्लियस क्या कहलाता है? एक न्यूक्लियस का सर ब्रेक डाउन हो गया, और न्यूक्लियस का ब्रेक डाउन होना क्या कहलाता है, ये पूछा गया आपसे। देखो कि जो एक एटम का न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस भाई, न्यूक्लियस ब्रेक डाउन हो गया आपका स्मॉल स्मॉल न्यूक्लियस में, और साथ में यहाँ से निकली है एनर्जी। इस प्रक्रिया को नाम होता है न्यूक्लियर फिजन, इसको न्यूक्लियर फिजन कहा जाता है, ठीक है। इसके ऊपर जो काम करते हैं, जो एग्जाम्पल होते हैं सर, वो एटम बम होता है, परमाणु बम भाई, वो इसी पे काम करता है। न्यूक्लियर रिएक्टर इसी पे काम करता है, न्यूक्लियर रिएक्टर इसी पे काम करता है। इसको बताने वाला है, यानी कि फिजन का खोज करता भाई। फिजन का खोज करता कौन है? जिसने फिजन को खोजा था। फिजन का खोज करता आपका कौन है सर? फिजन का खोज करता है अनरिको फर्मी, है ना। फिजन का खोज करता है फर्मी भाई। फिजन का खोज करता कौन है सर? फिजन का खोज करता है अनरिको फर्मी। अनरिको फर्मी है जिसने फिजन की खोज की थी, ठीक है ना। जिसने फिजन का जो खोज करता माना जाता है, अनरिको फर्मी माना जाता है। अनरिको फर्मी ये यूएसए के अंदर थे। और एक फर्मी इसके बराबर होता है 10⁻15 मीटर के बराबर होता। परमाणु बम का जनक कौन है? एटम बम का जनक भाई, एटम बम का जनक है रॉबर्ट ओपनहैमर। ओपनहैमर भाई, है ना। तो आपका कहाँ पे है? ये रहा नाभिकीय विखंडन, इंग्लिश में बोलते विखंडन, हिंदी में बोलते विखंडन भाई। नाभिकीय विखंडन, विखंडन यानी कि टूटना। क्लियर भाई? ये आपका हो गया सर, ये आपका हो गया फिजन प्रोसेस हो गई। संलयन इसका उल्टा होता है, संलयन में जुड़ेंगे, संलयन में चीज़ें जुड़ती हैं, ठीक है। आगे भाई, पॉजिट्रॉन का आवेश निम्न में से किसके समान होता है? पॉजिट्रॉन का आवेश, यानी कि जो पॉजिट्रॉन का आवेश होता है, तो पॉजिट्रॉन का आवेश जो होता है ना, पॉजिट्रॉन पहले तो होता है क्या भाई? पॉजिट्रॉन होता है आपका एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन होता है एंटी पार्टिकल भाई। एंटी पार्टिकल्स होता है किसका? एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है कौन? पॉजिट्रॉन होता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? खोज करता, पॉजिट्रॉन का खोज करता है एंडरसन। एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी भाई। पॉजिट्रॉन मेरे बच्चे होता क्या है?
पॉजिट्रॉन क्या होता है? सेम चार्ज, सॉरी सेम मास बट, सेम चार्ज बट डिफरेंट चार्ज। समान द्रव्यमान व विपरीत आवेश, विपरीत आवेश, अपोजिट चार्ज है, ठीक है ना, अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्ज। देखो भाई, एंटी पार्टिकल के बारे में जो बताने वाला है, एंटी पार्टिकल में बताने वाला, एंटी पार्टिकल होता है यानी कि जो जिसका मास तो बिल्कुल सेम होता है, उसके जैसा ही होता है, लेकिन उसका चार्ज अपोजिट होता है। तो एंटी पार्टिकल का अर्थ ये है कि जो पॉजिटिव है वो उसमें नेगेटिव है, और जो नेगेटिव है वो उसमें पॉजिटिव है। तो एंटी पार्टिकल की थ्योरी एग्जिस्ट करती है। वो थ्योरी क्या बोलती है कि जैसे हम हैं, यानी कि अगर हम पॉजिटिव है ना तो हमारा कोई नेगेटिव भी है, हम पॉजिटिव है तो हमारा कोई नेगेटिव है, और हमारा अगर कोई नेगेटिव है तो जो हमारा नेगेटिव है वो हमारा पॉजिटिव भी है। तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एग्जिस्ट करते हैं, तो हमारे जो अपोजिट है सर वो हमारा एंटी पार्टिकल है। और कभी एंटी पार्टिकल मिलना होगा तो अनविजिबल हो जाएंगे, सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी, ठीक है। अगर आपस में कभी मिलना हो गया ना, अगर कभी आपस में मिलना होगा तो उससे क्या होगा, चीज़ें गायब हो जाएंगी। तो ये एंटी पार्टिकल की थ्योरी है, और एंटी पार्टिकल के बारे में बताने वाला कौन है? एंडरसन है। तो आपका किसके समान होता है? इलेक्ट्रॉन के समान होता है, इलेक्ट्रॉन भाई। एक उभयधर्मी भाई, एम्फोटेरिक, एक एम्फोटेरिक है भाई। एम्फोटेरिक जो होता है, देखो देखो, जो एम्फोटेरिक यानी कि उभयधर्मी को बोलते हैं एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक के अंदर क्या होता है? आपका एसिडिक प्रॉपर्टी भी होती हैं और आपकी बेसिक प्रॉपर्टी भी होती हैं। एसिडिक और बेसिक दोनों गुण होते हैं, एसिड भी होता है और आपका बेस भी होता है, दोनों गुण पाए जाते हैं एम्फोटेरिक में। ये दोनों विशेषताएं होती हैं एम्फोटेरिक के अंदर। तो सबसे ज़्यादा जो आपका एम्फोटेरिक होता है वो होता है एल्यूमिना ऑक्साइड। ये ना मिले फिर करके आओगे ZnO, जिंक ऑक्साइड। ये दोनों आपके एम्फोटेरिक होते हैं, उभयधर्मी होते हैं, उभयधर्मी होते हैं, ठीक है ना। तो कौन आएगा आपका? Al2O3 भाई, Al2O3 होते हैं, ठीक है। अब Al2 की अगर बात करें, Al2O3 ये तो एम्फोटेरिक हो गया, लेकिन होता कैसे? देखो, जो मेटल होती है ना, मेटल, तो मेटल को अगर तुम मिलाओगे ऑक्सीजन के साथ तो ये बनते हैं मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड बनते हैं। और जो मेटल ऑक्साइड होते हैं सर, ये हमारे बेसिक होते हैं, ये बेसिक नेचर के होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन है कौन सर? इनका एक्सेप्शन कौन है? ये है Al2O3 एल्यूमिना ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड भाई। आगे अगर बात करें भाई, जलकृत कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? यानी कि आपसे पूछा गया है ब्लू विट्रोइल, ब्लू विट्रोइल, ब्लू विट्रोइल। तो ब्लू विट्रोइल जो होता है ना आपका कॉपर सल्फेट, नीला थोथा बोलते हैं इसको हिंदी में, नीला थोथा, नीला थोथा। और इसका सूत्र होता है CuSO4 और 5H2O, CuSO4 5H2O भाई। क्लियर भाई। और अगर बात करेंगे, एक दो और बता दूं तुमको मैं ऐसे, एक होता है ऑयल ऑफ विट्रोइल, आपको बोले ऑयल ऑफ विट्रोइल, तो वो होता है H2SO4, ठीक है। तुमको बोले वाइट विट्रोइल, वाइट विट्रोइल, वाइट विट्रोल आपका होता है भाई ZnSO4 7H2O। तुमको बोले भाई ग्रीन विट्रोइल, FeSO4 होता है 7H2O। ये सारे ध्यान में रखना भाई अब, ठीक है। तो आपका क्या होगा? CuSO4 5H2O। क्लियर भाई, हो गया इतना। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट है बेकिंग सोडा भाई। तो बेकिंग सोडा का आपका सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा भी बताया था मैंने, खाने वाला सोडा होता है, ठीक है ना। तो खाने वाला सोडा होता है, तो ये तो हमारा क्वेश्चन आ चुका है पीछे, ये मैं आपको बता चुका हूँ, NaCO3, ठीक है ना। तो ये होता है खाने वाला सोडा,
खाने वाला सोडा, मीठा सोडा, और इसके साथ, यानी कि इसके साथ टार्ट्रिक एसिड क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके साथ कौन सा एसिड यूज करते हैं, टार्ट्रिक एसिड का यूज किया जाता है। बेकिंग सोडे के साथ होता है वो, ठीक। नेक्स्ट भाई, गेलना क्या होता है, गेलना। तो गेलना जो होता है ना आपका, गेलना, तो गेलना आपका शीशे का आयस्क होता है। गेलना आपका होता है शीशे का आयस्क। तो ये होता है और ऑफ लेड भाई। शीशे का अयस्क होता है, शीशे का अयस्क होता है गेलना। और गेलने का सूत्र होता है पीबीएस। क्या होता है, पीबीएस होता है, और ऑफ लेड भाई। इसको सिंदूर भी बोलते हैं, याद रखना, सिंदूर, ठीक है। और फिर तुमने सुना होगा कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो राजा बाबू। और फिर वो उस चुटकी सिंदूर की कीमत वो चुकाता रहता है। ZnS होता है जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड। जिंक का आयस्क होता है। अपघटन पर, अपघटन के बाद, अपघटन के दौरान चूने, चूने का पत्थर खालिस्तान ऑक्साइड देता है। देखो अपघटन के चूने का पत्थर भी बताया, चूने का पत्थर होता है CaCO3, लाइमस्टोन। इसको ब्रेक डाउन करो, इसको हीट दो, ये तोड़ो, तो टूटेगा CaO प्लस का CO2। अब CaO जो होगा ये होगा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है सीमेंट बनाने में प्रमुख होता है, याद रखना, सीमेंट बनाने में प्रमुख। सीमेंट बनाने के अंदर जो सबसे मेन होता है वो कौन होता है सर, वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है ना। कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड भाई, ठीक है। और ये होता है, ये जैसे टूट गया तो इसको बोलते हैं, होती है विघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं इसको। अपघटन मीन्स डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल भी ये होता है। तो आपको बोले डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ये हो गया आपका, ये ब्रेक डाउन होकर आपका टूट गया। क्लियर भाई। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भाई आपके लिए, ठंडे जल के साथ आसानी से क्रिया करने वाला कौन होता है। तो ठंडे जल के साथ जो क्रिया करती है वो मेटल आपकी मैग्नीशियम होती है मेरे बच्चे। कौन सी होती है, मैग्नीशियम होती है, ठीक है ना। मैग्नीशियम का सूत्र Mg होता है, Mg। पारा Hg होता है, पोटेशियम K होता है, और कैल्शियम Ca होता है। और पारा जो होती है, पारा, पारा होती है लिक्विड मेटल, लिक्विड मेटल भाई। पोटेशियम होती है मोस्ट रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव मेटल होती है। आगे देखो भाई, आकाश नीले रंग का क्यों दिखाई देता है। तो आसमान नीले रंग का इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उसके अंदर होता है प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है। देखो अब जो स्कैटरिंग होती है भाई, स्कैटरिंग जो होती है सर वो इनवर्स होती है किसकी, वेवलेंथ के। वेवलेंथ मीन्स तरंग दैर्घ्य, यानी कि जो प्रकीर्णन है ना, प्रकीर्णन और तरंग दैर्घ्य भाई अपोजिट होते हैं। तो ये विपरीत हैं भाई, विपरीत, इनवर्स हैं। तो अगर स्कैटरिंग ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम है, स्कैटरिंग कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा है। स्कैटरिंग ज़्यादा वेवलेंथ कम, ये होता है आपका वोयलेट का केस, वोयलेट बैंगनी भाई। और ये केस आपका रेड होता है, रेड। तो आपका क्या होगा, आसमान कैसा, नीला है, क्योंकि सर नीला है तो आपका ये वाला केस होगा। सूर्य के प्रकाश किस प्रक्रिया से पृथ्वी पर पहुंचता है। सूर्य का जो प्रकाश होता है वो किस प्रोसेस से पृथ्वी के ऊपर आता है। सूर्य का जो प्रकाश है ना वो किस प्रक्रिया से हमारे ऊपर आता है। सूर्य का प्रकाश किस प्रक्रिया से पृथ्वी पर पहुंचता है। तो सूर्य का प्रकाश आता है विकिरण से, रेडिएशन। क्योंकि रेडिएशन के लिए, रेडिएशन जो होती है ना, रेडिएशन, रेडिएशन के लिए क्या होता है, नो मीडियम रिक्वायरमेंट, नो मीडियम रिक्वायर।
कोई माध्यम नहीं चाहिए भाई, कोई भी माध्यम नहीं चाहिए होता रेडिएशन को। तो सूर्य का प्रकाश इसी से आता है, सूर्य का प्रकाश इसी से आएगा। चालन आपका होता है ठोस में, याद रखना, सॉलिड में, सॉलिड के अंदर होता है, सॉलिड में। और संवहन याद रखना आपका लिक्विड में होता है और आपका गैस में होता है। लिक्विड में, गैस में आपका संवहन होता है। विकिरण को मीडियम चाहिए नहीं, इसको माध्यम की आवश्यकता होती ही नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, हीरे की निम्न में से कौन सी विशेषता कैरेट में व्यक्त होती है? तो हीरा कैरेट में होता है। और जो कैरेट होता है, कितना कैरेट होता है? तो आपका कैरेट होता है 200 कैरेट होता है। ठीक है, बताओ क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन कि शुद्ध हीरा जो होता है, हीरा। तो हीरे की सर जो देखी जाती है ना, हीरे की जो क्वालिटीज़ देखी जाती है, हीरे की क्वालिटीज़ देखी जाती है आपकी कितनी? तो हीरा क्वालिटीज़ में देखा जाता है आपका, और उसका जो वेट होता है ना, वेट, तो वेट उसका कैरेट होता है, कैरेट, वजन भाई, वजन। ठीक है ना, वजन, वजन, ठीक है ना, कैरेट भाई। और कितना कैरेट होता है याद रखना, तो हीरा जो होता है ना, हीरा 24 कैरेट होता है, 24 कैरेट। ठीक है, हीरे का चमकना भाई, इसका जो चमकना होता है ना, हीरे का चमकना होता है TIR के ऊपर। इसका अपवर्तनांक कितना होता है? अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भाई, इंग्लिश रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो होता है 2.42। क्रांतिक कोण कितना होता है? क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, वो 24 डिग्री होता है, 24 डिग्री होता है, 24 डिग्री भाई। हीरा हीरे को काटता है, ठीक है ना। और प्रसिद्ध हीरा भारत का हुआ कोहिनूर, कोहिनूर हीरा जो भारत में विश्व प्रसिद्ध हुआ है। आगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? एक जो प्रकाश वर्ष होता है, जो लाइट ईयर होती है ना, लाइट ईयर, एक लाइट ईयर जो होता है ना, लाइट ईयर, तो एक लाइट होता है, लाइट ईयर यानी कि प्रकाश के द्वारा एक साल में तय दूरी, प्रकाश के द्वारा एक साल में तय दूरी। तो प्रकाश एक साल में जो दूरी तय करता है, वो तय करता है 9.46 10 की पावर 15 मीटर भाई, ये करता है। अब इसी को तुम कह सकते हो 9.46 10 की पावर 12 किलोमीटर। तो ये आपका आंसर मिल जाएगा आपको, ये वाला। ठीक है, ऑप्शन 4 भाई, क्लियर। और प्रकाश वर्ष देखो, जो दूरियां है ना, यानी कि ये दूरी भाई पारसेक में मापी जाती हैं। इनको जो मापते हैं ना पारसेक में, पारसेक में क्या करते हैं, इनका मापन करते हैं। मापन किस में करेंगे? पारसेक में करेंगे। पारसेक होती है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई होती है सर, वो पारसेक होती है, पारसेक, दूरी मापने की बड़ी इकाई। दूरी मापने की बड़ी इकाई का नाम पारसेक होता है। और छोटी इकाई होती है फर्मी। छोटी इकाई क्या होती है? फर्मी होती है, फर्मी। फर्मी होती है स्मॉल भाई, और ये होती है लार्ज भाई, लार्ज, बड़ी इकाई। आगे की अगर बात करें भाई, देखो, जल वाष्प का जल में परिवर्तन होना क्या है? जल वाष्प का जल में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? जल वाष्प यानी कि देखो, जो वाटर वेपर थी, जो वाटर वेपर है, तो वाटर वेपर कन्वर्ट हो गए किसमें? वाटर में। तो वाटर वेपर जो कन्वर्ट हो गए वाटर के अंदर, तो ये क्या कहलाएंगे? तो वाटर का वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट होना, ये आपका क्या कहलाएगा? जलवाष्प जल में आ गई आपकी, यानी कि जो आपकी गैस थी भाई, तो गैस आपकी बन गई लिक्विड। तो गैस अगर आपकी लिक्विड बन गई, तो इसको कहा जाता है कंडेंसेशन, संघनन कहा जाता है, संघनन। तो देखो, हो सकता है ये लिखने में थोड़ा इसने गलती कर दी हो, संक्षेपण, या फिर आप फिर बोलो
डी बोल दो, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं। तो विधि का नाम याद रखना, विधि का नाम क्या होता है, कंडेंसेशन। और इससे बादल बनते हैं भाई, बादलों का बनना। तो बादलों का बनना किस विधि से होता है, बादलों का बनना किस विधि से होता है, संघनन प्रोसेस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ध्वनि तरंगों का वेग सबसे अधिक किस में होता है, यानी कि जो साउंड होते हैं ना, साउंड, तो साउंड सबसे अधिक किस में चलती है, देखो साउंड की सबसे अधिक चाल किस में होती है, ठोस में होती है। जो साउंड है भाई, साउंड जो होती है, साउंड आपकी सॉलिड, लिक्विड और गैस, यहाँ पर क्या होती है ज़्यादा, यहाँ पर क्या होती है कम, और एक होता है वैक्यूम, निर्वात, निर्वात में नहीं चलती, निर्वात में नहीं चलती। गैस में इसकी जो स्पीड होती है ना, गैस में, तो गैस में होती है 332 मीटर पर सेकंड। कितनी स्पीड होती है, 332 मीटर पर सेकंड होती है ना, कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकंड होती है, किसमें सर, गैस के अंदर होती है, ठीक है, जो सबसे कम होती है। परम शून्य तापमान वो होता है, परम शून्य तापमान, परम शून्य तापमान की, परम शून्य, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और इस टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है सर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो होता है, जीरो होता है, वो होता है आपका 0 केल्विन। कितना होता है, 0 केल्विन, 0 केल्विन होता है -270 डिग्री से, फारेनहाइट में आता है -400। तो ये वो रीडिंग होती है जो, इससे कम तापमान संभव नहीं है, सबसे कम तापमान संभव, संभव सबसे कम तापमान, संभव सबसे कम तापमान होता है 0 केल्विन। और केल्विन कभी माइनस में नहीं होता। तो इसके ऊपर क्या होता है कि पदार्थ की गति, यानी कि अणुओं की गति, जो भी पदार्थ है तो अणुओं की गति क्या होती है सर, अणुओं की गति ठहर जाती, अणुओं की गति ठहर जाती है, यानी कि जो मोलिक्यूल्स हैं सर, वो वाइब्रेशन उनकी बंद हो जाएगी। मोलिक्यूल्स की सर जो वाइब्रेशन होती है ना, आणविक गति समाप्त हो जाती है, आणविक गति बिल्कुल रेस्ट हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। तो आणविक गति क्या हो जाती है सर, खत्म हो जाती है, वो रेस्ट हो जाती है, किसमें सर, परम शून्य तापमान। और परम शून्य तापमान वो होता है जिससे संभव कम तापमान होता ही नहीं। फिर प्रकृति का सबसे कम तापमान क्या होता है, 0 केल्विन या -273 होता है सेल्सियस में। मानव की बारंबार श्रवण शक्ति कितनी होती है, यानी कि जो हम साउंड वेव होती है, साउंड, हमारी जो सुनने की कैपेसिटी होती है, हम कितने साउंड को सुनते हैं, तो 20 से 1000 हर्ज होती है, 20,000, 20 हर्ज, आप और ये होता है परासर, हर्ज से 20,000 हर्ज सर्वे, 20,000 हर्ज से ज़्यादा परासर्वे, और 20 हर्ज से कम आपकी अप, ठीक है। तो कैसी क्लास लगी आपको, कैसी क्लास लगी, कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट जरूर करें, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में कमेंट अपना ज़रूर छोड़ें भाई, ताकि हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। तो आज अपनी क्लास को अब यहीं पे समापन करते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और क्वेश्चनों के साथ। और अगर आपको लगता है कि सर कोई टॉपिक, कोई क्वेश्चन, तो आप वो टॉपिक, वो क्वेश्चन आप नीचे कमेंट में कर सकते हो, तो नेक्स्ट क्लास में उन क्वेश्चनों को डिस्कस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना भाई, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।